चलिए जी, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस में। हाँ जी, बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड थी, सर एमटीपी करा दीजिए, ठीक है ना सर, आरटीपी करा दीजिए। जब हम बात कर रहे हैं आरटीपी की, रिवीजन टेस्ट पेपर की, तो भाई ये आरटीपी जब हम सीए कर रहे थे तो उस टाइम पर इसका कंसेप्ट हुआ करता था कि जैसे ही तुमने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया और उसके बाद आप क्या करो, एकांत में 3 घंटे का समय निकाल कर बैठ जाओ, ठीक है ना। 3 घंटे का समय निकाल कर बैठ जाओ, जैसे आप अपने पेपर को करते हो वैसे ही उसी टाइम में इसे सॉर्ट आउट कर लो, ठीक है ना। और जर्नली हम जब लोग करा करते थे तो हम क्या करते थे, जो हमारा पेपर का समय होता था 2 से 5 का, उसी टाइम पर ये करते थे। और फिर हम एनालाइज करते थे कि अगर हम आज पेपर देने बैठ जाएं, मान लो आज क्या तारीख है, लेट सपोज करो आज 26 सितंबर है, तो 26 सितंबर को अगर हम पेपर देने बैठ जाए तो हमारे एग्जाम में कितने नंबर आएंगे। और इस तरह से जो ये हम आरटीपी एमटीपी होती थी, ये अपने दोस्त से चेक कराते थे कि भाई ये चेक करके बता एज ए एग्जामिनर हमें कितने नंबर मिलेंगे। लेकिन आज के टाइम में 10 साल हो गए उन बातों को, 12 साल हो गए, तो आज के टाइम में कंसेप्ट चेंज हो गया। स्टूडेंट्स ने डिमांड करी कि साहब आप ये आरटीपी और एमटीपी भी खुद ही शॉर्ट आउट करके हमें दे दो, हम तो बस आपकी वीडियो देख लेंगे और काम खत्म हो जाएगा। नहीं जी, मेरा मानना ऐसा है, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको वार्निंग दे दूं कि भाई ये वीडियो आप तभी देखें जब आपका जीएसटी का कोर्स कंप्लीट हो गया हो, तभी इस वीडियो को देखने का फ़ायदा है, अदरवाइज इस वीडियो को देखने का फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा अगर आप कर सकते हैं और आप पे समय है तो ये जो आरटीपी और एमटीपी हम डिस्कस करेंगे, आप इसे इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके पहले इसे खुद सोल्व करें, और खुद सोल्व करने के बाद ये अपनी गलती देखेगी, ये गलती कहाँ हुई, या आप ये देखें कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, तब आप इसके बाद वीडियो देखें। ऐसा मेरा आपको सजेशन है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके लिए है, आपको सॉर्ट आउट करनी है, ये किसी टीचर का काम नहीं है। तो सर फिर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ, बंद कर देनी चाहिए मुझे वीडियो। नहीं, हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें डाउट आ रहा है कि भाई ये इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन जो दिया ये गलत दिया, या इसका ये सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए था। सर हमें तो ये समझ नहीं आ रहा, हमारे हिसाब से तो इसका सॉल्यूशन कुछ और होना चाहिए। तो अब जो हम इसे डिस्कस करेंगे आरटीपी एमटीपी को, तो हम बताएंगे कि भाई इसका सही सॉल्यूशन क्या है, और इंस्टीट्यूट ने ये सॉल्यूशन दिया है तो क्यों दिया है, ये किस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर ये आप पे क्वेश्चन नहीं हुआ तो आपकी तैयारियों में कहाँ कमी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। हमारा सब्जेक्ट जीएसटी है तो जीएसटी से स्टार्ट करते हैं। तो पहले इस चीज़ को समझ लेना, ये जितना भी सारा सॉल्यूशन है ये 30 अप्रैल 2023 तक जो भी जीएसटी लॉ की पोजीशन है वहाँ से है। मतलब कि ये वाली आरटीपी एमटीपी आपको नवंबर 23 के एग्ज़ाम के लिए है। लेकिन हो सकता है आज हम इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं 26 सितंबर को, तो हो सकता है आज की डेट में पोजीशन कुछ चेंज हो गई हो, ठीक है ना। तो अगर कोई व्यक्ति इस वीडियो को मई 24 के लिए देख रहा है तो वो गलत हो जाएगी, क्योंकि हम जो इसमें आंसर देंगे हम नवंबर 23 के बेसिस पर देंगे, लेकिन साथ में बता देंगे कि अगर यही सेम क्वेश्चन मई 24 में आ गया तो आपको क्या आंसर देना है, ठीक है ना जी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और साथ में ये भी बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन क्विज चैप्टर से पूछा गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। अब ये जो पहला क्वेश्चन हमारा है, तो जरा इसे ध्यान से समझिए। इसके अंदर क्या है ना, छोटे छोटे एमसीक्यू टाइप 5 क्वेश्चन है। एमसीक्यू टाइप 5 क्वेश्चन है, मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 10 नंबर के ये क्वेश्चन आ गए। अब इस 10 नंबर को अगर आप सही से हासिल करना चाहते हैं तो ऊपर जो पैराग्राफ लिखा हुआ है आपको वो ध्यान से पढ़ना है, जो ऊपर पैराग्राफ है। चलिए जी पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो क्या कहता है, बाली बेल्स लिमिटेड एक कंपनी है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, रजिस्टर्ड इन चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है। जब भी यहाँ पर स्टेट का नाम आए चेन्नई तमिलनाडु तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। रीजन क्या है कि हो सकता है एग्जामिनर आपसे रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन पूछ रहा हो,
तो वहाँ पर जब भी हम स्टेट की बात करेंगे तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, और किसी चैप्टर के लिए ये वाली स्टेट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोवाइड द फॉलोइंग आउटवर्ड सप्लाई इन द मंथ ऑफ सितंबर। यहाँ पर मंथ पर आपको हाईलाइट करना जरूरी है कि भाई यहाँ पर कौन से महीने की बात हो रही है, सितंबर महीने की बात हो रही है। किस चीज़ की बात हो रही है जी, आउटवर्ड सप्लाई करिए। क्या कराई जी, आउटवर्ड सप्लाई करिए सितंबर में। अब क्वेश्चन क्या है, पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ना है फिर देखेंगे क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर क्या कहता है क्या कह रहा है यहाँ पर कि जी इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई करी। पहली बात क्या कह रहा है जी, इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई करी, टैक्सेबल करी 40 लाख की और एग्जाम्प्ट करी 15 लाख की। टैक्सेबल करी 40 लाख की और एग्जाम्प्ट करी 15 लाख की। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि साहब इनकी एग्रीगेट टर्नओवर बताओ, इनकी एग्रीगेट टर्नओवर बताओ, जो कि सेक्शन 2 क्लोज 6 में पूछी जाती है। सेक्शन 2 क्लोज 6 में जो मेंशन है एग्रीगेट टर्नओवर, तो क्या उसमें टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों आएगी या नहीं? हाँ जी, फटाफट से बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। हाँ सर, जब हम एग्रीगेट टर्नओवर की बात करेंगे तो उसमें टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों आएगी, इंट्रा स्टेट भी आएगी और इंटर स्टेट भी आएगी, ये दोनों आएगी। अभी हमने देखा नहीं क्या क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये टर्नओवर दिखाई दे रही है तो हमें ऐसा लग रहा है कि क्या पता ये एग्रीगेट टर्नओवर पूछे हमसे, ठीक है ना। तो जब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तभी हम अपने माइंड को फ्रेम कर रहे हैं कि और क्या पूछ सकता है। इसके अलावा इन्होंने क्या पूछा कि भाई बाली बेल्स लिमिटेड सोल्ड लैंड, कि जो बाली बेल्स लिमिटेड ने जो लैंड सोल्ड करी वो 2 करोड़ रुपए की करी इन द मंथ ऑफ सितंबर। ऊपर कुछ सेल अमाउंट दे दिया और नीचे बता दिया कि भाई इन्होंने जो सेल करी है सितंबर में 2 करोड़ की लैंड सेल करी है। जब भी तुम्हारे क्वेश्चन में कहीं पर भी लैंड लिखा आ जाए तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि लैंड का जिक्र कहाँ हुआ था। लैंड का जिक्र हुआ था हमारा शेड्यूल 3 में, लैंड का जिक्र हमारा हुआ था शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 हमारा ये कहता था कि अगर आप लैंड को सेल करते हो तो ना तो वो गुड्स होगा ना वो सर्विस होगा, ना वो गुड्स होगा ना वो सर्विस होगा। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे एग्रीगेट टर्नओवर पूछूं, अगर मैं आपसे एग्रीगेट टर्नओवर पूछूं तो क्या जो लैंड की सेल है क्या वो सेक्शन 2 क्लोज 6 के अंदर इंक्लूड होती है क्या? क्या सेक्शन 2 क्लोज 6 के अंदर इंक्लूड होती है क्या? तो जब हमने आपको सेक्शन 2 क्लोज 6 पढ़ाया था तो वहां पर भी हमने आपको बताया था कि जब कोई चीज गुड्स और सर्विस की सप्लाई नहीं है, मतलब कि वो आइटम शेड्यूल 3 से है, अगर वो आइटम कहाँ से है जी, शेड्यूल 3 से है, तो वो कभी भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं होता, कभी भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं होता। तो इसी तरीके से जो हमारा लैंड है, जो हमारा लैंड है वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, चलिए एक बार क्वेश्चन भी देख लेते। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये कह रहा है जी भाई साहब डिटरमाइन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ बाली बेल्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। 2 नंबर का क्वेश्चन है, एग्रीगेट टर्नओवर पूछ रहा है, मतलब कि सेक्शन 2 क्लोज 6 से क्वेश्चन है। अगर आपको एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन पता होगी और अगर आपको ये पता होगा कि एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन के अंदर टैक्सेबल सप्लाई भी आती है, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आती है, इंट्रा स्टेट सप्लाई भी आती है, इंटर स्टेट सप्लाई भी आती है, लेकिन जो लैंड की सेल है वो कभी एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आती। तो अब आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, अब आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। फटाफट से टोटल करके मुझे इसका आंसर बताओ, फटाफट से इसका आंसर बताओ मुझे क्या है। सर यहाँ पर 40 और 30 70 लाख रुपए की तो टैक्सेबल सेल हो गई और 10 और 15 25 लाख रुपए की एग्जाम्प्ट सेल हो गई, तो एग्रीगेट टर्नओवर हमारे हिसाब से 95 लाख हो गई। लेकिन इंस्टीट्यूट तो तुम्हें कंफ्यूज करेगा, तभी तो ये 2 करोड़ वाली बात डाली है। और देखना आंसर में 2 करोड़ 95 लाख भी होगा। और बहुत सारे लोग ठीक है ना, बहुत सारे लोग ठीक है ना इस आंसर को मार्क करेंगे, जबकि ये वाला आंसर गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है 95 लाख। इसका सही आंसर क्या है 95 लाख। समझ आई मेरी बात? तो इसका सही आंसर क्या है जी 95 लाख। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो।
हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो पहला 2 नंबर का क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने, देखिए, अगर आपने शेड्यूल 3 की नॉलेज ले रखी है और अगर आपने एग्रीगेट टर्नओवर की नॉलेज ले रखी है तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा, नहीं तो इसके गलत होने के पूरे चांस है। बहुत सारे लोग इस 2 करोड़ को भी इंक्लूड करके आएंगे, जो कि गलत है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। कहते हैं बाली बेल्स परचेज 1 हैवी स्टील मशीनरी, कि बाली बेल्स ने एक हैवी स्टील मशीनरी ली, ठीक है ना। अब अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया, आपने वीडियो देखी नहीं और सबसे पहले आपने खुद आंसर लगाया और आपने लेट सपोज करो इसमें गलत आंसर लगा दिया, तो आपको मैं साथ में ये भी बता रहा हूँ कि आपको इस आंसर को सही करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर को पढ़ना है, ठीक है ना जी। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं कि बाली बेल्स ने एक मशीनरी परचेज करी सितंबर के महीने में मशीनरी परचेज करी जिसका अमाउंट 1 लाख रुपए था, ठीक है ना, और उस पर 18% जीएसटी था। मशीनरी कोई व्यक्ति परचेज कर रहा है 1 लाख रुपए, ठीक है, बेस वैल्यू, और 18,000 रुपये जीएसटी है। अब बाली बेल्स क्या करता है, जब भी कोई मशीनरी होती है आप उसे कैपिटलाइज करते हो, लेकिन जब भी आप किसी मशीनरी को कैपिटलाइज करते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि भाई आपने 1 लाख की मशीनरी ली, 18,000 रुपये उस पर जीएसटी है, तो आपके पास सेक्शन 16(3) नोट कर लो। सेक्शन 16(3) आपको 2 ऑप्शन देता है। सेक्शन 16(3) आपको 2 ऑप्शन देता है कि भाई या तो आप 1 लाख रुपए को कैपिटलाइज कर लो, और 18,000 रुपये का आईटीसी क्लेम कर लो। आप 1 लाख रुपए को कैपिटलाइज कर लो, ठीक है ना, और 18,000 रुपये का आईटीसी क्लेम कर लो। और इस केस में अगर आप ऐसा करते हो तो आपको जो डेप्रिसिएशन मिलेगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ किस पर मिलेगा, 1 लाख पर, क्योंकि आपने 1 लाख रुपए को ही कैपिटलाइज करा है। तो ये है हमारा ए ऑप्शन कि आप ऐसा कर सकते हो। दूसरी चीज है बी ऑप्शन, क्या है कि भाई आपने क्या करा, आप कहते हो जी मुझे आईटीसी नहीं लेना, आप कहते हो सर मुझे आईटीसी नहीं लेना, मैं आईटीसी नहीं लेना चाहता। सर क्यों नहीं लेना चाहते आईटीसी? कई बार क्लाइंट कहता नहीं भाई साहब मुझे नहीं लेना कैपिटल गुड्स का आईटीसी, मैं कैपिटल गुड्स का आईटीसी लूंगा, मुझे 5 सालों तक उसे रखना पड़ेगा, या मान लो मेरी आगे जो सेल है सारी एग्जेम्प्ट है तो मैं इसका आईटीसी लेना ही नहीं चाहता। तो मैं तो क्या चाहता हूँ कि मैं 18,000 को भी कैपिटलाइज कर दूँ। तो अगर आप 18,000 को भी कैपिटलाइज कर देंगे तो उस वाले केस में आपने 1,18,000 रुपये कैपिटलाइज कर दिए, और जैसे ही आपने 1,18,000 रुपये कैपिटलाइज करे तो डेप्रिसिएशन आपको कितने पर मिलेगा, 1,18,000 रुपये। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है कि उस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए की मशीनरी ली, 18,000 उस पर जीएसटी, उसने क्या बोला कि उसने जो कैपिटलाइज करा है द वैल्यू ऑफ मशीनरी करा है अलोंग विद जीएसटी। तो वो कौन से ऑप्शन पे गया है, बी ऑप्शन पे गया है, जिसमें कि बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन ऐसा ऑप्शन है वो जा सकते हैं कि उसने अपनी मशीनरी को कैपिटलाइज करा और साथ में जीएसटी को भी कैपिटलाइज कर दिया, एंड क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन फुल वैल्यू। और उसने जो क्लेम करा डेप्रिसिएशन वो किस वैल्यू पर करा जी, फुल वैल्यू पर डेप्रिसिएशन को क्लेम करा। फुल वैल्यू का मतलब क्या है हमारे क्वेश्चन में, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ सर 1,18,000। अब इसके बेस पर एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन क्या है सर, क्या आपने सारे क्वेश्चन हमें पढ़ाने से पहले ही पढ़ लिए? आंसर इज यस। भाई मैं आपको पढ़ाने से पहले पढ़कर इसे बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना। क्यों बैठा हुआ हूँ? क्योंकि भाई जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो किस तरीके से पढ़ाऊँ जो आपको अच्छे से समझ आए, इसलिए पहले से ही मैंने इसे शॉर्ट आउट कर लिया। तो यहाँ पर क्या है, क्या सर आपने एक ही बार में सारे क्वेश्चन सही कर दिए? नहीं, एक आध क्वेश्चन में मैं भी अटक गया था, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है ना, एक आध क्वेश्चन में अटक जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब आपका 40 नंबर का जो पेपर होता है ना, ठीक है, एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें आप भी अटक जाओ, 2 क्वेश्चन में अटक जाओ, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है, लग जाता है कि भाई इसका ये ऑप्शन होना चाहिए, ये ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कि आप गलत ना करें, ठीक है ना। मुद्दा क्या है कि आप एग्जाम में गलत ना करें, यहां पर गलत कर ले कोई दिक्कत नहीं। अब इसका आंसर समझना क्या है, कहता है कि बाली बेल्स वॉन्ट्स टू अवेल आईटीसी ऑन जीएसटी पेड। बाली बेल्स चाहता है कि भाई मैं आईटीसी ले लूं जो भी मैंने जीएसटी पेड कराए, ठीक है ना। जो मैंने मशीन परचेज करी थी
मैं उस पर आईटीसी ले लूँ। भाई अगर तुम्हें आईटीसी लेना था, अगर तुम्हें आईटीसी लेना था तो तुम ए ऑप्शन पर जाते, सिर्फ 1 लाख को कैपिटलाइज करते और 18,000 का आईटीसी लेते। लेकिन तुमने कर क्या दिया, तुम चले गए बी ऑप्शन पर। बी ऑप्शन पे जाने का मतलब क्या है, पूरे 1,18,000 को कैपिटलाइज कर दिया और उसी पे डेप्रिसिएशन ले रहे हो, तो क्या तुम्हें आईटीसी मिलेगा? आंसर इज नो, आंसर इज नो। ठीक है ना। तो यहां पर इसमें से पूछा है कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला क्या है, आईटीसी ऑन द मशीनरी कैन नॉट बी अवेल्ड। ठीक है ना, आईटीसी ऑन द मशीनरी कैन नॉट बी अवेल्ड सिंस डेप्रिसिएशन हैज बीन क्लेम्ड ऑन द जीएसटी पेड। कि भाई अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया जीएसटी पेड पर तो फिर आप आईटीसी नहीं ले सकते। जी बिल्कुल सही बात है, सेक्शन 16(3) में यही बात लिखी है। तो आपका सही आंसर क्या है? यही सही आंसर है। तो सर जब मेरा ए आंसर सही हो गया, अब मैं बी सी डी को नहीं छोड़ता, क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं? नहीं भाई, आप बी सी डी को भी समझ लो कि भाई क्या क्या आंसर गलत है। ठीक है, अब आंसर गलत क्या है, क्योंकि कई बार आप एग्जाम में जब आंसर कर रहे होंगे और आपको सही आंसर ना मिले तो आप गलत आंसर ढूंढ लेना और गलत आंसर को हटा देना, तो उसमें से सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना जी। चलिए, तो पहला गलत आंसर क्या है कि भाई आईटीसी ऑन मशीनरी शैल बी अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ करंट ईयर और 50% ऑफ सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। भाई जीएसटी के अंदर ऐसा नहीं होता, जीएसटी के अंदर ऐसा नहीं होता। सारा का सारा आईटीसी आप एक बार में ही क्लेम कर सकते हो, सारा का सारा आईटीसी आप एक बार में ही क्लेम कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि 50% पहले मिलेगा, 50 अगली बार मिलेगा। ये वाली चीजें पहले वैट वगैरह में हुआ करती थी, जीएसटी में आप 100% ले सकते हो। तो भाई ये वाला ऑप्शन गलत है, जीएसटी में ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा क्या कह रहा है, आईटीसी ऑफ मशीनरी शैल बी अलाउड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम ऑन जीएसटी पेड ऑन मशीनरी। ये वाली बात भी गलत है कि आईटीसी ऑन मशीनरी शैल बी अलाउड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम। ऐसा नहीं होता कि भाई जितना आपने डेप्रिसिएशन क्लेम करा है, ठीक है ना, उतना ही आपको आईटीसी मिलेगा। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है सेक्शन 16(3) में। फुल आईटीसी ऑफ जीएसटी पेड ऑन मशीनरी कैन बी अवेल्ड इन द करंट ईयर। अब ये कह रहा है जी पूरा आईटीसी क्लेम किया जा सकता है। भाई किया जा सकता था, किया जा सकता था, किया जा सकता है नहीं, दोनों में अंतर है। किया जा सकता था, कब किया जा सकता था? कब किया जा सकता था? अगर बाली बेल्स, ठीक है ना, अगर बाली बेल्स क्या करता, ठीक है ना, बाली बेल्स क्या करता, 1 लाख को कैपिटलाइज करता, 1 लाख को कैपिटलाइज करता और 18,000 का आईटीसी लेता। लेकिन इसने कर क्या दिया, इसने कर क्या दिया कि इसने जितना जीएसटी पेड करा था टोटल को कैपिटलाइज कर दिया। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इसका आंसर हो सकता है डी लगा दे, हो सकता है इसका आंसर डी लगा दे, जबकि डी आंसर नहीं होगा। समझ आया? डी और ए में क्या अंतर आ रहा है, डी और ए में क्या अंतर आ रहा है? ठीक है ना, क्योंकि वो सिचुएशन हो गई, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो डी और ए के अंदर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो दोनों में मैंने आपको अंतर बता दिया। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर वो पहले पूछता कि क्या किया जाए, क्या किया जाए जो बाली बेल्स को आईटीसी मिल जाए, तो उस वाले केस में आईटीसी लेने के लिए वो ये चीज़ कर सकता था। ठीक है जी, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए? हाँ सर, ये दोनों क्वेश्चन हमारे को क्लियर हो गए। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब आगे की बात क्या है? चलिए क्वेश्चन आगे चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, तो ये 2 क्वेश्चन थे। तो भाई देखो, पहला क्वेश्चन एग्रीगेट टर्नओवर से पूछ लिया, दूसरा क्वेश्चन आईटीसी के चैप्टर से पूछ लिया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कहाँ से पूछता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? अपार्ट फ्रॉम दिस बाली बेल्स हैज ए टैक्स इनवॉइस ऑफ 25 जुलाई ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। 25 जुलाई का उस पर एक बिल है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, विद रेस्पेक्ट टू एन इनवर्ट सप्लाई। 50,000 का कोई माल खरीदा होता पिछले साल, ठीक है ना, लास्ट फाइनेंशियल ईयर कह रहा है, और एक्सक्लूडिंग जीएसटी था 18%। द कंपनी हैज़ नॉट अवेल्ड आईटीसी ऑन द सैड इनवॉइस येट। अब उस वाले आईटीसी पर, उस वाले बिल के ऊपर इन्होंने अभी तक आईटीसी नहीं लिया। तो भाई मान कर चल लो, अभी हमारा ये फाइनेंशियल ईयर जो ख़त्म हुआ है वो 22-23 ख़त्म हुआ है, 22-23 फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है, और जुलाई कब का बिल है जी भाई? जुलाई 2022 का बिल है। तो भाई जुलाई 2022 के बिल का आईटीसी आप कब तक ले सकते हो? जुलाई 2022 के बिल का आईटीसी आप कब तक ले सकते हो?
मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ जी कब तक ले सकते हो। तो यहाँ पर जब आप, ठीक है, सेक्शन 16(4) को पढ़ेंगे, ऊपर वाला क्वेश्चन कहाँ से था, सेक्शन 16(3) से, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कहाँ से, सेक्शन 16(4) से। 16(4) के अंदर एक टाइम लिमिट दी जाती है, सेक्शन 16(4) के अंदर एक टाइम लिमिट दी जाती है। उस टाइम लिमिट में बताया जाता है, उस टाइम लिमिट में बताया जाता है कि भाई साहब आप ये वाला आईटीसी कब तक क्लेम कर सकते हो। और अगर हम उस टाइम लिमिट की बात करें तो वो टाइम लिमिट कहाँ लिखी है, सेक्शन 16(4) में। तो अगर आप सेक्शन 16(4) की उस टाइम लिमिट को देखोगे, ठीक है, उसके बेस पर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि बाली वेल्स कैन क्लेम आईटीसी ऑन इनपुट रिसीव्ड इन जुलाई, कब तक वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। तो एग्जाम्पल में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया हुआ है कि भाई 25 जुलाई का बिल था, तो क्या एक साल के अंदर 25 जुलाई तक कर सकता है, आंसर इज नो। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है क्या एनुअल रिटर्न की जो लास्ट डेट होती है 31 दिसंबर तब तक क्लेम कर सकता है, आंसर इज नो, ठीक है। अब दो ऑप्शन में आप गड़बड़ी करोगे, ए और डी में। ए और डी में गलती करने के चांस है, कई लोगों को लगेगा 30 सितंबर और कई लोगों को लगेगा 30 नवंबर, ठीक है ना। तो भाई जो मेरे भाई, ठीक है ना, जो मेरे भाइयों ने अपडेटेड लॉ पढ़ा होगा तो वो सही आंसर देंगे 30 नवंबर। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपडेटेड लॉ नहीं पढ़ा, पुराना जो सेक्शन 16(4) था उसमें 30 सितंबर की डेट थी, पुराना जो सेक्शन 16(4) था उसमें 30 सितंबर की डेट थी, ठीक है ना, कि भाई आप सितंबर की रिटर्न जब फाइल करते हो मतलब अक्टूबर में, तब तक ले सकते हो। तो हो सकता है कुछ लोग इस आंसर को दे दे जबकि ये गलत है, राइट आंसर विल बी 30 नवंबर। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया जी, सेक्शन 16(4) से, सेक्शन 16(4) से। तो आप अब देखोगे कि आप इस तरीके से, ठीक है ना, आप इस तरीके से अगर देखते हो तो आप देखोगे कि आपने सही आंसर दे सकते हो अगर आप सही से लॉ को पढ़ रहे हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि अगला क्वेश्चन और क्या कहता है ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि बाली बेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड, कि बाली बेल्स ने क्या करा, कुछ फ्री सैंपल्स, कुछ क्या करे, कुछ फ्री सैंपल्स दे दिए। कब दे दिए, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के महीने में अपने कस्टमर्स को कुछ फ्री सैंपल दे दिए। किस चीज़ के लिए दे दिए, प्रमोट्स इस्ट सेल, ठीक है ना, कि अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए कुछ फ्री सैंपल्स दे दिए। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझो, जैसे कि लेट सपोज करो हमारी कुछ बुक आई मार्केट में, अब हमारी मान लो कुछ बुक आई या मान लो हमारा कोई प्रोडक्ट आया, ठीक है ना, हमने क्या करा कि भाई हमने कहा कि चलो ठीक है यार, इसे हम क्या करते हैं, फ्री सैंपल्स में बांट देते हैं। तो जब भी हम फ्री सैंपल्स में बांटते हैं गवर्नमेंट कहती है भाई हम पे तो टैक्स आया ही नहीं, तुमने उठाकर फ्री सैंपल्स बांट दिए, हम पर तो टैक्स आया नहीं। लेकिन इन फ्री सैंपल्स को बनाने के लिए या इन फ्री सैंपल्स को खरीदने के लिए जो तुमने इनपुट्स लिया है, इन फ्री सैंपल्स को बनाने के लिए, ठीक है, या आपने इन्हें खरीदने के लिए जो इनपुट्स लिया है तो आप उन्हें भी रिवर्स कर दो, आप उसका आईटीसी मत लो, आप उसका आईटीसी मत लो, क्योंकि हमारे को टैक्स ही नहीं मिला। जब हमारे को टैक्स नहीं मिल रहा है तो हम तुम्हें आईटीसी क्यों दे। ये वाली बात किस में लिखी है साहब, ये वाली बात सेक्शन 17(5) में लिखी है। कहाँ लिखी हुई है ये वाली बात, सेक्शन 17(5) में। अब यहाँ पर क्वेश्चन सेक्शन 17(5) से आ गया, तो देख रहे हो आईटीसी के अंदर एक 2 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन 16(3) से, एक 16(4) से, एक 17 से। तो क्या कह रहा है, वेदर बाली बेल्स कैन अवेल आईटीसी ऑन द फ्री सैंपल्स, क्या वो आईटीसी ले सकता है। तो पहला आंसर है यस, आईटीसी इज अवेलेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है, ये बिल्कुल गलत आंसर है, ये बिल्कुल गलत आंसर है। नो आईटीसी इज नॉट अवेलेबल सिंस सप्लाई ऑफ सैंपल इज विदाउट कंसिडरेशन, तो आईटीसी मिलेगा नहीं, आप पहली लाइन ठीक है, लेकिन क्यों नहीं मिल रहा है, विदाउट कंसिडरेशन, ऐसा कुछ नहीं। तीसरा आंसर क्या है, नो आईटीसी ऑन फ्री सैंपल इज ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17(5), दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। तो आपको जो आंसर देना है, आपको जो आंसर देना है, आईटीसी नहीं मिल रहा वो बात ठीक है, ठीक है ना, इन दोनों ही बी और सी में क्या है कि आईटीसी आपको नहीं मिल रहा, लेकिन कारण भी सही बताना कि आईटीसी क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर देखो नो आईटीसी इज नॉट अवेलेबल, ठीक है ना, तो भाई यहाँ पर तीनों केस में आईटीसी नॉट अवेलेबल है, लेकिन सही आंसर कौन सा माना जाएगा, आपका सही आंसर सी माना जाएगा। सही आंसर कौन सा माना जाएगा,
सही आंसर सी माना जाएगा। क्यों माना जाएगा सही आंसर सी? सही आंसर सी इसलिए माना जाएगा, सही आंसर सी इसलिए माना जाएगा क्योंकि उसमें जो है कारण भी आपने सही बताया, कारण भी आपने सही बताया। ठीक है जी, हाँ सर ये वाली चीज़ हमारे को क्लियर हो गई। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। 2 नंबर में इसके अंदर आपकी सारी नॉलेज ले ली। जो अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन आ रहा है भाई साहब वैल्यूएशन से। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? अगला क्वेश्चन आ रहा है सेक्शन 15 से। ठीक है ना, वैल्यूएशन सेक्शन 15 से अगला क्वेश्चन आ रहा है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जरा इसको समझिएगा क्या कहता है ये वैल्यूएशन का। अब यहाँ पर ये कहता है बाली बेल्स मेड ए सप्लाई ड्यूरिंग नवंबर। कह रहा भाई साहब इन्होंने एक सप्लाई करी नवंबर में। अब ये जो सप्लाई करी, ये जो सप्लाई करी ये कितने रुपए की करी? 45,000 रुपये की। ये सप्लाई कितने की करी? बेसिक प्राइस क्या था प्रोडक्ट का? वो 45,000 रुपये था। अब आपको पता होगा इनकम टैक्स जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पर क्या लिखा है, वहाँ पर एक चैप्टर है टीसीएस का चैप्टर, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। और ये जो टीसीएस का चैप्टर है वो क्या कहता है कि भाई आपने 45,000 रुपये का सेल करा, आपने 45,000 रुपये का सेल करा तो आप क्या करो, आप क्या करो, ठीक है ना। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिस पर इनकम टैक्स ये कहता है कि टीसीएस कलेक्ट कर लो, आप उस प्रोडक्ट पे टीसीएस कलेक्ट कर लो। मतलब अगर हम 45,000 का बेच रहे हैं तो ये कह रहा है कि भाई साहब इस पर टैक्स भी कलेक्ट कर लो 2,500 रुपये। तो जब हम कस्टमर्स को बिल देंगे, जब हम कस्टमर्स को बिल देंगे 45,000 नहीं लेंगे उससे लेंगे 47,500, 47,500। अब मुद्दा ये आता है कि भाई जब हम कस्टमर से 47,500 रुपये ले रहे हैं, उसके ऊपर जीएसटी की बात कर रहे हैं, तो मुद्दा ये आता है कि जब जीएसटी की बात की जाए वैल्यूएशन के लिए तो इस 2,500 को इंक्लूड किया जाए या ना किया जाए। तो इसके लिए आपको जब पढ़ते हो तो आपको पढ़ना पड़ता है क्या? सेक्शन 15, सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ता है। तो जब आप वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर इसमें पढ़ते हैं तो वहाँ पर सेक्शन 15(2) में, सेक्शन 15(2) में क्लियर एक चीज़ लिखी रहती है। यहाँ पर सेक्शन 15(2) में क्लियर एक चीज़ लिखी रहती है कि आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में, आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करोगे कोई भी टैक्सेस, कोई भी टैक्सेस जो लगे हुए हैं वो इंक्लूड करोगे। क्या कहता है सेक्शन 15 कि आप जो सप्लाई है, सप्लाई के अंदर जो भी टैक्सेस है वो इंक्लूड करोगे। कि कौन से टैक्सेस को छोड़कर? सीजीएसटी को छोड़कर, एसजीएसटी को छोड़कर, ठीक है ना, उनको छोड़कर अगर कोई और टैक्स लग रहे हैं तो आप उसे इंक्लूड करोगे। अब बच्चे ने यहाँ तक पढ़ा और उसे लगा कि भाई ये इनकम टैक्स है, ये इनकम टैक्स लगा हुआ है, इनकम टैक्स भी एक टैक्स है, टीसीएस भी एक टैक्स है। तो वो सोचता है कि भाई ठीक है 45,000 तो ये, अब जब हम जीएसटी लगाएंगे तो सेक्शन 15(2) के हिसाब से, सेक्शन 15(2) के हिसाब से इसे इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है एनी टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फीस एंड चार्जेस लेविड अंडर एनी लॉ। तो अंडर एनी लॉ का मतलब क्या हो गया भाई? इनकम टैक्स भी आ गया, ठीक है ना, इनकम टैक्स भी आ गया। तो हम 47,500 पर जीएसटी लगाएंगे। लेकिन 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 जब आप अपने स्टडी मटेरियल को बहुत ध्यान से पढ़ोगे, बहुत ध्यान से पढ़ोगे, तो यहाँ पर जाकर जब इसे एनालाइज किया गया तो यहाँ पर एनालाइज करने के लिए इन्होंने क्या दिया है? एक सर्कुलर भी बताया हुआ है। टीसीएस को लेकर इन्होंने एक सर्कुलर को डिस्कस करा हुआ है आपके स्टडी मटेरियल में। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका स्टडी मटेरियल 90% बेस्ट है आपके लिए। सर 100% क्यों नहीं? क्योंकि उसमें कुछ करेक्शंस होती है वो करते नहीं है, अदरवाइज आपका 90% बेस्ट है। और इस सर्कुलर में क्या लिखा है कि टीसीएस अंडर इनकम टैक्स, जो टीसीएस होता है इनकम टैक्स के अंदर, वो कभी टैक्स होता ही नहीं है, वो कभी टैक्स का पार्ट होता ही नहीं है। टीसीएस अंडर इनकम टैक्स 1961 नॉट इंक्लूडेबल इन द टैक्सेबल वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। ये वाली बात किसने क्लैरिफाई करी? सर्कुलर नंबर 76 ने, जो 31 दिसंबर 2018 को आया, अमेंड हुआ, हैथ क्लैरिफाइड दैट फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स टीसीएस अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स वुड नॉट बी इंक्लूडेबल। कि भाई इसके अंदर ये इंक्लूड होगा ही नहीं, एज इट इज एन इंट्रीम लेवी नॉट हैविंग ए कैरेक्टर ऑफ टैक्स।
तो टीसीएस कभी भी एक टैक्स की फॉर्म होता ही नहीं है, तो इसलिए इसे ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, ठीक है ना, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे अगर किसी ने ये अंदर से स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ा होगा और वो सोचेंगे कि भाई नहीं हम इसे ऐड कर देते हैं। तो ये वैसे तो 15(2) के हिसाब से अगर आप देखोगे प्लेन रीडिंग से तो बहुत लोग इसे ऐड कर देंगे, लेकिन सर्कुलर आया हुआ है और सर्कुलर ने क्लैरिफाई करा है कि आप इसे ऐड नहीं करोगे। तो यहाँ पर अभी हमारी ट्रांजेक्शनल वैल्यू कितनी होगी, 45,000 ही आएगी। लेकिन 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 कंसेप्ट को जज करा इन्होंने। एक कंसेप्ट तो ये हो गया, एक दूसरा कंसेप्ट क्या है कि सेक्शन 15(2) ये कहता है, सेक्शन 15(2) ये कहता है अगर आपको, ठीक है ना, अगर आपको कोई सब्सिडरी मिल रही है, ठीक है ना, अगर आपको कोई सब्सिडी मिल रही है, ठीक है, उसका क्या ट्रीटमेंट करोगे। तो वो ये कहता है कि अगर भाई साहब, ठीक है ना, अगर भाई साहब आपको कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आपको कोई स्टेट गवर्नमेंट, अगर आपको कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या आपको कोई स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, सब्सिडी दे रही है। देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ सेक्शन 15(2) में क्या लिखा है। सेक्शन 15(2) में क्या लिखा है सब्सिडी को लेकर। ये भाई साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई आप क्या ऐड करोगे। सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस। अगर कोई सब्सिडी मिल रही है और वो डायरेक्टली लिंक है प्राइस से, एक्सक्लूडिंग द सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि अगर आपको कोई सब्सिडी मिल रही है, ठीक है ना, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को छोड़कर किसी और से मिल रही है, मतलब कि लेट सपोज करो आपको कोई ग्रूमिंग जेम्स फाउंडेशन है, वो सब्सिडी दे रही है, तो आप उसे क्या करोगे, जो आपकी वैल्यू है उसमें ऐड करोगे। लेकिन अगर वही सब्सिडी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दी और स्टेट गवर्नमेंट ने दे दी तो आप उसे ऐड नहीं करोगे। तो इसका मतलब अगर मुझे रतन टाटा जी कोई सब्सिडी देंगे तो मुझे ऐड करनी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि सब्सिडीज आपको तभी ऐड करनी है जब वो लिंक हो, जब वो क्या हो, लिंक हो टू द प्राइस, कि वो प्राइस से लिंक होनी चाहिए। कि भाई आप कपिल जैन अपना कोर्स पढ़ा रहे हो 2,000 रुपये का, आप अपना कोर्स पढ़ा रहे हो 2,000 रुपये को, रतन टाटा जी ने मुझे बोल दिया कि भाई बच्चों को पढ़ाओ और 1,000 रुपये मैं दूंगा, 2,000 में से 1,000 मैं दूंगा। तो अगर वो मुझे सब्सिडी रतन टाटा जी दे रहे हैं तो वो मुझे अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करनी है। लेकिन अगर वो सब्सिडी मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दे रही है तो वो मुझे ऐड नहीं करनी। अब इसी चीज़ को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, कि भाई इस वाले केस में, ठीक है ना, इट रिसीव सब्सिडी ऑफ 3500 रुपये, 3500 रुपये की सब्सिडी मिल रही है कहाँ से, भारत फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो जब भी आपको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को छोड़कर कोई भी सब्सिडी देगा तो हमें ऐड करनी है। लेकिन कब, जब वो हमारे प्राइस से लिंक होगी। फॉर यूजेज ऑफ ग्रीन एनर्जी, ठीक है ना, ये हमें सब्सिडी किस लिए मिली, क्योंकि हमने ग्रीन एनर्जी यूज करा। एंड द सब्सिडी वाज लिंक्ड टू द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो सब्सिडी किससे लिंक थी, यूनिट ऑफ एनर्जी सेव्ड एंड नॉट अफोर्सेड प्रोडक्ट, कि वो प्रोडक्ट से लिंक नहीं था। लेकिन हमारे को भारत फाउंडेशन ने क्यों दी, इन्होंने कहा क्योंकि तुमने एनर्जी सेव करी है तो चलो 3500 रुपये मेरे से ले लो। लेकिन वो प्राइस जो हमारा प्रोडक्ट का था उससे लिंक नहीं थी। तो बहुत लोग क्या कंफ्यूजन में रहेंगे कि इसे ऐड कर देंगे, जबकि ये वाली भी ऐड नहीं होगी, ठीक है ना जी। तो ये वाली भी ऐड नहीं होगी। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया कि भाई आप सेक्शन 15 के अंदर वैल्यूएशन निकालो। तो 45,000 जो हमारी बेस वैल्यू थी वो 47,500 का गलत आंसर क्यों है, क्योंकि इसमें 45,000 ये ऐड कर लिया और 2,500 रुपये TCS के ऐड कर लिए, तो TCS के ऐड नहीं करेंगे। 48,500 क्यों गलत है, क्योंकि इसमें 45,000 रुपये ये मान लिया और 3,500 रुपये सब्सिडी के ऐड कर लिए, जो कि गलत आंसर है, सब्सिडी भी ऐड नहीं हुई। 51,000 क्यों गलत है, क्योंकि इसमें 45 ये, 2,500 ये और 3,500 ये, ठीक है। तो ये इसलिए ये तीनों आंसर गलत है। राइट आंसर इज 45,000। तो इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन में
ठीक है ना। 2 नंबर के क्वेश्चन में आपके 2 कंसेप्ट को चेक कर लिया। तो अगर मैं देखूं इन 5 क्वेश्चन में से, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, इन 5 क्वेश्चन में से जो एक क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगता है, जहां पर आपके गलत होने के ज्यादा चांसेस है, दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द वैल्यूएशन चैप्टर। लेकिन अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, अब आप इसे कंसेप्ट वाइज पढ़ सकते हो कि भाई ये सही है या गलत। आशा करता हूं आपको ये 10 नंबर का आशा करता हूँ आपको ये 10 नंबर का अच्छा समझ आया होगा। और अगर आप हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे और आप अगर ऐसे ही प्यार देंगे तो मैं पूरी, ठीक है ना, ये जो पूरी आरटीपी एमटीपी है आपको ऐसे ही शॉर्ट आउट कराता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आपके एग्ज़ाम नवंबर 23 में है, मई 24 में है, नवंबर 24 में है, तो आप हमारा केजे क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके आप हमारा फुल कोर्स एंजॉय कर सकते हैं। फुल कोर्स के अंदर बहुत ही मिनिमम रेट पर आपको दिया जा रहा है, जिससे आप अपनी एजुकेशन को अच्छे तरीके से कर पाएँ। चलिए इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।